नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी के आदर्श हमें विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं देश के लिए शहीद हुए तमाम उन वीरों को भी याद करता हूं जिन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन सब में जिन्होंने सबसे अधिक भूमिका निभाई है वो है महात्मा गांधी जी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातों का भी जिक्र किया और उनके किए हुए कार्यों को याद भी किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और लिखा कि गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह भारत की आत्मा है और हर भारतीय में आज भी वो जीवित है। तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। खड़गे ने भी ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि शहीद दिवस पर हम बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे हमारे राष्ट्र के मार्गदर्शक रहे। सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के उनके विचार हमारे मार्ग को प्रकाशित करते रहते हैं। हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो समानता और सभी के उत्थान के उनके आदर्शों को नष्ट करना चाहते हैं। आइए भारत की विविधता में एकता की रक्षा करें और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करें। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पर पहुंचे पीएम मोदी, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजघाट पहुंची और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। में ओबे नामक शहर में हमने पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र पुष्पांजलि की है। मुझे इस बात का एहसास है, महात्मा गांधी जी का समूचा जीवन भारतीय लोगों के लिए, खास करके 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जिस प्रकार से बापू ने अपने जीवन का एक पूरा दर्शन एक तरह से अहिंसा, स्वतंत्रता, मानवता, ऐसे कई गुणों से युक्त होकर के बापू ने सदैव सबका मार्ग प्रशस्त किया है। अफ्रीका से लगा करके इंडिया तक जिस प्रकार से उन्होंने अपने सबके लिए एक आदर्श जीवन जी करके पूरे भारतीयों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और आज़ादी के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया है। आइंस्टीन ने सही कहा था कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि दुबले पतले इतने एक प्रकार से थोड़ा क्रशकाय शरीर लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका मन का इरादा हिमालय की एवरेस्ट चट्टान से भी ऊपर था, जिनने सत्य, अहिंसा के मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा। आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहाँ आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं, जीवन अनुशासित जीते हैं और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़ करके जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से जापान वासियों को भी शुभकामना, और मध्य प्रदेश वासियों के लिए खासकर यहाँ के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख को होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिले।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नीतीश कुमार की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर नीतीश कुमार ने भी उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उनके किए हुए कार्यों को भी उन्होंने याद किया। नीतीश कुमार के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य सचिवालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बेरवा और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बेंगलुरु की बात करें तो वहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है, सभी जगहों पर तमाम नेताओं ने महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों में फिलहाल आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय समारोह में गांधी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपिता के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बता दें कि सीएम नीतीश के अलावा महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री अशोक कुमार चौधरी उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान देश के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कैलाश गहलोत की, जो कि दिल्ली को लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच बीजेपी के नेता अशोक कुमार गहलोत ने जो है वो दिल्ली की जनता का ध्यान आकृष्ट कराया है। पानी की लाइनें खंबे और घरों की दीवारों से लटक रही है और इसे शर्मनाक भी करार दिया है। ये कापसेड़ा गांव और उसके आसपास की कॉलोनीज की है और कापसेड़ा गांव एक बड़ा गांव है, बिल्कुल जो अपना दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें इस प्रकार से लोग मजबूर हैं पानी की लाइनें ले जाके खंभों पे से, घरों की दीवारों से लटकी हुई हैं, खंभों पे लटकी हुई हैं, वहीं बिजली की तारें चल रही हैं। और मैं तो ये पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से कि ये कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नेंस 10 साल में दिल्ली को दिया है। इट इज अ मैटर ऑफ शेम नॉट ओनली फॉर दिल्ली बट एंटायर कंट्री कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें पानी की हालात। और आम आदमी पार्टी ने 2015 में वादा किया कि हम हर घर को जल देंगे, फिर 2020 में फिर ये वादा किया, अब हम 25 में हैं। तो आज भी वही मुद्दे लोगों के सामने हैं कि पीने का पानी नहीं है। और ये सिर्फ इशू बिजवासन विधानसभा का नहीं है। आप अगर नरेला से चालू होंगे, नरेला से लेके और पूरी जितनी भी विधानसभा है, चाहे वो बावरना है, मटियाला है, मुंडका है, नजरगढ़ में काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां दिन में हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा एक दिन पानी आता है। फिर आप पालम आ जाइए और बिजवासन आ जाइए, मेहरौली आ जाइए, हर जगह पानी की इतनी बड़ी समस्या है। और एज पर दिल्ली गवर्नमेंट रिपोर्ट 40% पानी जो है वो वेस्ट होता है। ये भी मैं पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से कि वो कौन से सारे स्टेप्स जो है आम आदमी पार्टी ने लिए सरकार में सत्ता में 10 साल में, जिससे कि वेस्टेज जो है वो कम किया हो, रिड्यूस किया हो। सर ये कापसेड़ा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बजट सत्र की। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर के जो है वो चर्चा होनी है। और साथ ही इस बजट सत्र को लेकर के जब रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। No, it is only because the budget session begins tomorrow. So it is a usual practice of having all party meeting to discuss about the business of the session. We are ready, the opposition is ready and willing to have a smooth functioning of the parliament if the government cooperates. For the government has to take the initiative so as to have a smooth functioning of the house. What is the party agenda for the parliament, sir? This Oh, we are planning to raise so many issues including the economic slowdown, price rise, unemployment. So many issues are there. Definitely the opposition will try their level best to raise all the issues before the House
the government has to give sufficient opportunity and time so as to have a fruitful discussion in the House. Sir, major दिल्ली में पंजाब सरकार लिखी गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर के फिलहाल राजनीति छिड़ी हुई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और इसको लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर ही दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखने का आरोप लगा दिया है। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता न किसी का पता। वो गाड़ी अमित शाह की पुलिस ने मारा फू छू मंतर, तड़ से गाड़ी खुल गई अपने आप। पता किया गाड़ी कहां की है आपने? मैंने डिटेल पता कर लिया, पंजाब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है। पंजाब सरकार ने कहा हमारे किसी भी काम के लिए हुंडई क्रेटा गाड़ी हायर नहीं की जाती है। अब ये गाड़ी किसके नाम पे है इको स्पोर्ट? ये एक मेजर जो कि पोस्टेड थे पठानकोट में, अब डॉक्टर अनुभव शिवपुरी जो अभी पुणे में है पोस्टेड, उनके नाम पे है। तो एक आर्मी ऑफिसर को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? इसकी लिखित शिकायत हम लोग देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनावी राजनीति के चक्कर में किसी राज्य सरकार को बदनाम करना, कल को तो किसी राज्य के भवन में लोग ब्लास्ट करा देंगे। मोदी जी के अंदर अगर इतनी दुर्भावना भाजपाइयों में भरी है तो ये तो कहीं ब्लास्ट भी करा सकते हैं, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे। इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी कि उनका एक तरह से पंजाब सरकार अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त चुनाव चल रहा है और दिल्ली की व्यवस्था को देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है तो और उसमें इस तरीके की चीजें बीजेपी वाले प्लांट कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। आप लोग मांग भी जाएंगे भी चुनाव आयोग में शिकायत करने? इसकी शिकायत करेंगे। एक तो दूसरा मामला है, कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रैली की दिल्ली में यमुना को लेकर काफी हमलावर है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपदा वालों का यमुना में। देखिए, प्रधानमंत्री की लफाजी से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये बताएं कि जो पानी दिल्ली में आ रहा था उसमें अमोनिया की मात्रा 6 गुना अधिक थी या नहीं थी। और नायब सिंह सैनी एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे, चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे नायब सिंह सैनी जी। मैंने देखा पानी ले रहे हैं और पानी थूक दे रहे हैं वो यमुना में। ये तो यमुना का अपमान किया उन्होंने। वहीं दिल्ली में मिली पंजाब सरकार लिखी गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर के बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती रही है और साथ ही पंजाब सरकार जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार में लगी हुई है और उसी की एक वानगी जो है वो फिलहाल नजर आई है। हमारी पार्टी निरंतर कह रही है कि पंजाब सरकार की इन्वॉल्वमेंट यहाँ के चुनाव में है। पंजाब पुलिस यहाँ पर बिना बताए हुए यहाँ पर थी। ऑपोजिशन के बाकी लीडर्स ने भी कहा कि पंजाब की जो इंटेलिजेंस है यहाँ पे काम कर रही थी। अब उनकी गाड़ी पकड़ी गई है पंजाब सरकार की, जिसमें नकदी पकड़ी गई, 10 लाख रुपए नकदी पकड़ी गई है और उसमें आम आदमी पार्टी के झंडे और उनके लीफलेट और हैंडबिल भी पकड़े गए हैं। अब इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना है, केजरीवाल को देना है या मान साहब को देना है कि ये पंजाब सरकार की गाड़ियों का दुरुपयोग या पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ पर। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और इस फर्जी गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। देखिए, ये कोई उनका तरीका नहीं है, ये सत्य का तरीका है। उस समय वो कहते थे कि उनके पास सच है, वो तो पता चल गया।
सच का स भी नहीं जानते, च भी नहीं जानते। पिछले 11 साल में कौन सी सच की चीज है जिसको वो साबित कर पाए? इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं, आइए जंतर मंतर आइए, आप बैठिए, 20 मिनट दे दीजिए। तब मैंने 2 से 3 का उनको टाइम दिया है। चलो उनको लगता है वो जंतर मंतर नहीं आ सकते, बहुत उनको मेहनत पड़ेगी आने में, कोई और जगह बता दीजिए। उनका घर पे कहिए, घर के बाहर मंच लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां तो जाते होंगे दिन में एक आध बार, वहीं आ जाते हैं, वहीं बाहर मंच लगा देते हैं। आप तो चाह रहे हो ना कि वहां आपका भी आलीशान कोई आम आदमी पार्टी की बिल्डिंग बन जाए, चलो वहां मंच लगा देते हैं। आप कोई और जगह बता दो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट पर पावन स्नान के लिए आज पहुंचे। सुबह से ही अच्छी तस्वीरें जो है वो नजर आई और श्रद्धालुओं के अंदर खासा उत्साह और उमंग नजर आया। त्रिवेणी संगम की ये तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहीं कल हुई भगदड़ को लेकर के अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया कल की घटना पर सामने आई है। जो अपने रीवा और बागड़ के जो जिले हैं, जिलों के अंदर जो यात्री अभी से हैं, तो उनके प्रबंधन को लेकर के भोजन पानी का बाकी व्यवस्थाओं को करने को दोनों संभाग के अधिकारियों से आईजी से मैं समझता हूँ कि मध्याह्न भोजन के लिए यूनिट वगैरह अपने को तो उनके पूरा अपन ध्यान दिया है, स्थान वगैरह इसमें वगैरह। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के मुंगेर की, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंगेर दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। तमाम अधिकारी और पुलिस बल के जवान जो है इस वक्त वहां मौजूद हैं और नीतीश कुमार के आगमन से पहले ही तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया। बता दें कि मुंगेर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ की तरफ में बसा गर्म पानी का कुंड ऋषि कुंड जो आस्था के साथ साथ सैलानियों के लिए घूमने, गर्म पानी में नहाने और पिकनिक मनाने का एक मनोरम पर्यटन का केंद्र है। अब अपने नए लुक में यह दिखेगा, यानी कि 12 करोड़ की लागत से इस ऋषि कुंड का जो है वो कायाकल्प अब होने जा रहा है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री इस ऋषि कुंड का भ्रमण कर सारी योजनाओं पर अधिकारियों से विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। दरअसल मुंगेर के लोग चिर परिचित मांग उनकी ओर से की गई है, ऋषि कुंड का विकास हो जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, साथ ही मुंगेर पर्यटन का एक हब बन जाए। इस मांग के मद्देनजर जिला प्रशासन की पहल पर बिहार सरकार के द्वारा अब इस कुंड के कायाकल्प की मंजूरी दे दी गई है और नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत जो है 5 फरवरी को यहाँ आएंगे और अधिकारियों के साथ ऋषि कुंड भी जाएंगे और वहाँ को लेकर के योजनाओं को लेकर के अधिकारियों से चर्चा करते हुए इस कुंड का जीर्णोद्धार करते हुए बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर इस रमणीक जगह को भी स्थान देंगे, ताकि आने वाले समय में यह कुंड स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन बन सके। माननीय मुख्यमंत्री 5 तारीख को आ रहे हैं ऋषि कुंड में। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए भी और इस पुण्य भूमि के लिए भी सौभाग्य की बात है। जो वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रही थी, आज यहाँ हर तरह के विकास का कार्य दिख रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ रंगरोगन जो कुंडें अव्यवस्थित थी उस सबको व्यवस्थित व्यवस्था में किया जा रहा है, तालाब की साफ सफाई किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के लिए रोड वगैरह जो भी है सो सब सुदृढ़ किया जा रहा है। ये ऋषि कुंड आस्था का केंद्र है और यहाँ लोग आते हैं अपने मनोकामना को लेकर के और लाखों लोग आते हैं। लहेरी महाशय का समाधि भी है यहाँ, जिन्होंने तप किया है। यहाँ से विभांडक ऋषि का ये तपोभूमि रहा है, जिनके साधना से हरीश्वरनाथ महादेव जो आपरूपी हैं, यहाँ लोगों की इच्छा पूर्ति हुई है। महाराज दशरथ स्वयं आकर अपने पुत्र प्राप्ति का वरदान यहाँ प्राप्त किए थे। तो ग्रामीणों को क्या लाभ? ग्रामीणों को लाभ यहाँ से मिलेगा कि यहाँ लोग फूल पत्ती, धूप अगरबत्ती, होटल, रिसोर्ट, गाड़ी घोड़ा का व्यवसाय करके लोगों को जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन यहाँ उपलब्ध हो जाएगा और लोग यहाँ खुशहाल रहेंगे। ऋषि कुंड बहुत वर्षों से उपेक्षित रहा है। आने के बाद हम लोगों को उम्मीद जगी है कि कुछ विकास हो, जिससे यहाँ के लोगों को सुख सुविधा प्रदान हो
और ठंड के मौसम में तो यहाँ भारी भीड़ लगती है और प्रत्येक 3 वर्ष में मेला लगता है, प्रत्येक तीसरा वर्ष। तो उम्मीद है कुछ हो जाए यहाँ पर विकास, तो अगल बगल के लोग यहाँ आकर के अपना अथी करेंगे। तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।